गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 202 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, थर्मोडाइनमिक्स। योर फर्स्ट यूनिट इज हीट। योर फर्स्ट टॉपिक इज हीट इंजन। व्हाट इज हीट इंजन? हीट इंजन इज एनी प्रैक्टिकल मशीन विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। तो हीट इंजन क्या है? कोई भी मशीन जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है उसे हीट इंजन कहते हैं। अब हीट मतलब गुजराती में उष्मा और वर्क मतलब कार्य। तो जे मशीन ઉષ્મા ને કાર્યમાં કન્વર્ટ કરે, પરિવર્તિત કરે, એને હીટ એન્જિન કહેવાય. નાઉ હાઉ ડઝ હીટ એન્જિન વર્ક? હીટ એન્જિન કેવી રીતે કામ કરે? It absorbs heat at higher temperature, converts part of it into mechanical work and rejects the remaining heat at low temperature. तो हीट इंजन क्या करता है कि हायर टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करता है और थोड़ी सी हीट को वो वर्क में कन्वर्ट करता है और रिमेनिंग बाकी की हीट को वो लो टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर देता है। और इस प्रोसेस को करने के लिए वो वर्किंग सब्सटेंस इज यूज। वर्किंग सब्सटेंस मतलब गुजराती में कार्यकारी पदार्थ। और in any heat engine, the working substance goes through certain changes of pressure, volume and temperature and then returns to its initial stage. तो heat engine की एक साइकिल में क्या होता है? This constitutes one cycle of operation. तो heat engine की एक साइकिल में क्या होता है कि इनिशियली कुछ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है आपका वर्किंग सब्सटेंस का, ठीक है। और इनिशियली कुछ पी, वी और टी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है आपके वर्किंग सब्सटेंस का। और देन द वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोज सर्टेन चेंजेस इन पी, वी एंड टी। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आते हैं और फिर वापस से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इनिशियल वैल्यू पे चला जाता है। तो वो आपकी एक साइकिल हुई। इनिशियली पी, वी, टी कुछ था, फिर चेंज हुआ और चेंज होके वापस इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे आ गया वर्किंग सब्सटेंस। आप जब कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे ना तब आपको ये साइकिल अच्छे से समझ में आएगी। कार्नोट साइकिल आपने 12th स्टैंडर्ड में करी होगी। देखो, पॉइंट ए है और पॉइंट ए से ये पॉइंट ए पे P1 V1 है। उसके बाद साइकिल कुछ इस तरह से है, ए, बी, सी और डी। मतलब ए से बी पे आया, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से वापस ए पे। और वापस ए पे आया मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था, जिस प्रेशर और जिस वॉल्यूम से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ आप। तो ये एक साइकिल हुई पूरी। ये आप समझेंगे आगे अच्छे से। एफिशिएंसी, व्हाट इज़ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी गुजराती में आप लोग कार्य क्षमता समझते होंगे। नाउ थर्मोडाइनमिक्स में एफिशिएंसी क्या है, या फिर हीट इंजन के केस में एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल वर्क डन बाय इंजन इन वन साइकिल टू द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हाई टेम्परेचर सोर्स। अब आप फर्ज करो कि आपके सोर्स में से आपके पास एक हाई टेम्परेचर सोर्स है T1, ठीक है। आपके पास एक हाई एनर्जी का सोर्स है T1, ठीक है। और उसमें से आपका वर्किंग सब्सटेंस जो है वो Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और वर्किंग सब्सटेंस फिर क्या करता है? एक लोअर टेम्परेचर के सिंक में वो Q2 हीट को रिजेक्ट करता है, ठीक है। सो व्हाट इज योर एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज मैकेनिकल वर्क डन बाय वन साइकिल इन हीट। और वर्क क्या है?
वर्क इज Q1 माइनस Q2, मतलब जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करता है माइनस जितनी हीट वो रिजेक्ट करता है. सो वर्क डिवाइडेड बाय योर Q1 विच इज़ द हीट एब्जॉर्ब. तो ये आपकी एफिशिएंसी की फॉर्मूला है. अब एफिशिएंसी क्या कभी 100% हो सकती है? नो, क्योंकि देखो 100% होने के लिए क्या होना पड़ेगा? Q1 माइनस Q2 को Q1 जितना होना पड़ेगा, तभी ये 100% होगी ना. Q1 माइनस Q2 और Q1 सेम होंगे तभी ईटा इज इक्वल टू 1, मतलब ये 100% होगा. बट Q1 माइनस Q2 इज ऑलवेज लेस देन Q1, तो एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती. बट आइडियल एफिशिएंसी, आइडियली एफिशिएंसी 100% ही होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. कार्नोट्स आइडल हीट इंजन. अब कार्नोट्स आइडल हीट इंजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग पार्ट. कार्नोट का आइडल हीट इंजन के ये पार्ट्स हैं. कौन से? तो एक तो है, पहला तो है सिलेंडर. अब सिलेंडर को आप ध्यान से देखिए. इस सिलेंडर के अंदर हमने वर्किंग सब्सटेंस भरा हुआ है. A cylinder having perfectly non-conducting walls, perfectly conducting base, and is provided with a perfectly non-conducting piston which moves without friction in the cylinder. The cylinder contains 1 mole of perfect gas as working substance. मतलब अब ये आपका सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है. और यहाँ पे अंदर क्या है? वर्किंग सब्सटेंस भरा हुआ है. और वर्किंग सब्सटेंस की तरह हमने क्या लिया है? 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी एक गैस का 1 मोल. फिर सोर्स, सेकंड है आपका सोर्स. ये आपका सोर्स है. Source is a reservoir maintained at constant temperature T1 from which the heat can be drawn by perfect conduction. It has infinite thermal capacity and any amount of heat can be drawn from it at constant temperature T1. तो आपका सोर्स कैसा है? सोर्स इट इज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर T1. और इस सोर्स में से आप की थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है, मतलब आप कितनी भी हीट आप उसमें से ड्रॉ कर सकते हो, ले सकते हो इस सोर्स में से. फिर तीसरा है आपका स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड. इंसुलेटिंग मतलब हीट इंसुलेटिंग स्टैंड. देखो हीट इंसुलेटिंग स्टैंड, हीट इंसुलेटिंग मतलब क्या? जो कंडक्ट ना करे. हीट इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब क्या? जो हीट को कंडक्ट ना करे, मतलब कि हीट को फ्लो करने ना दे, हीट को फ्लो करने ना दे, वो हीट इंसुलेटिंग स्टैंड. A perfectly non-conducting platform that acts as a stand for adiabatic process. ये adiabatic process क्या है? adiabatic process वो प्रोसेस है जिसमें आपका आपकी हीट चेंज नहीं होती. देखो एक होता है आइसोथर्मल, जिसमें ऐसे प्रोसेसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. और गुजराती मीडियम वालों के लिए समतापी. देखो आइसोथर्मल ऐसे प्रोसेसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उससे हम आइसोथर्मल कहते हैं, समतापी. ओके. और ऐसे प्रोसेसेस जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है उससे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं. एडियाबैटिक प्रोसेस गुजराती में सम उष्मी, आई थिंक सम उष्मी. अब देखो मैंने गुजराती में कभी मेरा कभी गुजराती सब्जेक्ट था नहीं स्कूल में. आई ओनली नो गुजराती
क्योंकि घर पे हमारे गुजराती बोलते हैं। सो गलती हो या फिर मैं कोई गलत वर्ड बोलूँ तो मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है। मैंने ये सारे वर्ड्स रटे हुए हैं। तो आइसोथर्मल मतलब समतापी गुजराती में, और आइडियाबैटिक मतलब समऊष्मी। अब ये आपका हीट, ओके। अब फोर्थ है सिंक, ठीक है। और सिंक क्या है? सिंक is kept at some constant temperature T2 and T2 is lower than T1। ये सोर्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे है और सिंक जो है वो लो टेम्परेचर पे है। सो T1 लेस देन T2। ये सही था या गलत था? गलत था, क्योंकि हमारा सोर्स हायर टेम्परेचर पे होना चाहिए और सिंक लोअर टेम्परेचर पे, मतलब T2 शुड बी लेस देन T1 एक्चुअली। So sink is a reservoir maintained at constant lower temperature। अब कार्नोट साइकिल स्टडी करते हैं। कार्नोट साइकिल क्या है? फर्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। एक्सपांशन गैस, फर्स्ट है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल मतलब क्या? आइसोथर्मल आपको वर्ड देख के समझ आ जाएगा कि द प्रोसेस इज हैपनिंग एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम रखा है तो आइसोथर्मल, ठीक है। और एक्सपेंशन मतलब क्या? एक्सपेंशन मतलब गुजराती मीडियम वालों के लिए विस्तरण। सो सेम टेम्परेचर रखोगे और आपका एक्सपेंशन होगा फर्स्ट प्रोसेस में। इसके लिए करेंगे क्या? द सिलेंडर इज फर्स्ट प्लेस्ड ऑन द सोर्स सो दैट गैस एक्वायर्स टेम्परेचर T1। इट इज देन अलाउड टू undergo quasi-static expansion। As the gas expands, it tends to fall. Heat passes into the cylinder through the perfectly conducting base which is in contact with the source. The gas therefore undergoes slow isothermal expansion at constant temperature T1। अब आप इस सिलेंडर को आप इस सोर्स पे रख दीजिए। अब इस सिलेंडर को आप इस सोर्स पे रखोगे तो देखो ये कंडक्टिंग वॉल्स है, मतलब आपकी हीट इधर जा सकती है। अगर आप इस सिलेंडर को इस सोर्स पे रखते हो तो आपकी हीट जो है वो इसमें जा सकती है, यहाँ से। ये कंडक्टिंग वॉल्स है, ये भी कंडक्टिंग है, ठीक है। तो आपका जो ये वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा T1। उसके बाद आप क्या करो कि टेम्परेचर T1 हो तब आप क्या करो कि इस पिस्टन को ऊपर खींचो। आप पिस्टन को ऊपर खींचोगे तो क्या होगा? गैस एक्सपांड होगा, गैस नु विस्तरण था, गैस एक्सपैंड होगा। और गैस एक्सपैंड भी हो रहा है और टेम्परेचर भी सेम है T1, विच मीन्स सेम टेम्परेचर पे एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। यही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। अब आप फर्ज करो
कि स्टार्टिंग में आपका सब्सटेंस था P1, V1 एंड T1 पे, मतलब प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होने के बाद क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब कि टेम्परेचर सेम रहेगा एक्सपेंशन के बाद, तब आपका टेम्परेचर सेम रहेगा, तो टेम्परेचर सेम रहेगा T1। अब पॉइंट बी पे क्या होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा T1 पर प्रेशर कितना हो जाएगा P2 और वॉल्यूम V2। सो पॉइंट बी पे P2, V2 और T1। तो इनिशियल स्टेट है P1, V1, T1 और फाइनल स्टेट जो पहुंचा वो है P2, V2 एंड T1। In this process, the substance absorbs heat from Q1 from the source and does work W1। और अब जैसे कि मैंने कहा कि आप इस सिलेंडर को जब इसके ऊपर रखोगे तो हीट तो यहाँ से, ये कंडक्टिंग है तो यहाँ से हीट तो यहाँ पे फ्लो होगी, इस तरह से जाएगी, तो वो जो हीट है वो कुछ वर्क करेगी और वो वर्क डन कितना होगा, इतना Q1 इज इक्वल टू W1 इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 PdV। और आपको पता है दैट इंटीग्रेशन PdV, अब P क्या है, RT बाई V। देखो PV इज इक्वल टू NRT, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब हमारा वर्किंग सब्सटेंस क्या था, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस मतलब N की जगह पे 1, सो PV इज इक्वल टू RT। अब तो फिर P क्या होगा, P इज इक्वल टू RT बाई V, ठीक है। अब इस P की जगह पे इंटीग्रेशन RT बाई V dV। अब RT कांस्टेंट है तो RT बाहर आ जाएगा, RT एक्चुअली मैं RT1 लिखती हूँ क्योंकि T1 टेम्परेचर है ना। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V, अब इंटीग्रेशन ऑफ dV बाई V क्या होगा, log टू द बेस E V। अब यहाँ पे ये भी तो डालना पड़ेगा ना, V1 से V2, तो हम डालेंगे V1 से V2, मतलब ये कितना हुआ, RT log V2 बाई V1, ठीक है। इतना सिंपल मैथ्स तो आपको समझ आएगा और ये चीज़ आप 12th में कर चुके हो कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो ये तो और वर्क डन आपको पता है कार्नोट साइकिल में कि आप वर्क डन को इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि एरिया अंडर द कर्व, आपको एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन, ये भी आपको आपने 12th स्टैंडर्ड में किया होगा। तो इस कर्व के अंडर एरिया कितना है, इतना, देखो इतना, विच इज ABGEA, ABGEA, इतना वर्क डन, इतना एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है, द सिलेंडर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स एंड इज प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड, द गैस इज अलाउड टू अंडरगो स्लो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, performing external work at the expense of its internal energy until its temperature falls to T2, the same as that of the sink। अब सिलेंडर को आप इस पे रखा था, यहाँ से सिलेंडर को आप रिमूव कर दो, ठीक है। इस पे रखा हुआ था पहले फर्स्ट स्टेप में, यहाँ से आप रिमूव कर दो और आप इस पे रखो आपके स्टैंड पे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। अब आपका जो ये सिलेंडर है वो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर है। अब इंसुलेटिंग स्टैंड है मतलब
कि हीट को पास होने नहीं देगा, हीट को पास होने नहीं देगा। ठीक है, हीट को पास होने तो वो देगा नहीं। तो अब क्या होगा कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब पिस्टन को जैसे आपने ऊपर खींचा तो एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन हीट फ्लो नहीं कर रही, मतलब हीट पास नहीं हो रही यहाँ से। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, વિસ્તરણ થાય છે ગેસનું, પણ છતાં બી હીટ ટ્રાન્સફર નથી થતી, તો શું થાય કે વિસ્તરણ સાથે તાપમાન ઘટે, एक्सपेंशन लीड्स टू कूलिंग। सो एक्सपेंशन होने के कारण आपका टेम्परेचर घटता है, विच मीन्स ये सेकेंड वाले प्रोसेस को हम एडियाबैटिक कहेंगे। एडियाबैटिक मतलब सम उष्मी, कि टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज हो पाएगा लेकिन आपका हीट नहीं चेंज होगी। तो हम टेम्परेचर को कितना घटने देंगे? टेम्परेचर को तब तक घटने देंगे जब तक वो T2 ना बन जाए, जब तक वो सिंक के टेम्परेचर जितना ना बन जाए, तब तक हम इस सिलेंडर को इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख के उसका टेम्परेचर तब तक घटने देंगे। ठीक है, तो शुरू में क्या था यहाँ पे डी पे T2 V2 T2, अब सी पे क्या होगा, सी पे P3 V3 और नहीं, यहाँ पे T2 नहीं था एक्चुअली, यहाँ पे T1 था, T1 था। देखो यहाँ पे तो T1 था ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था, तो यहाँ पे T1 था। अब एडियाबैटिक है, ये कर्व क्या है, एडियाबैटिक मतलब कि टेम्परेचर घट गया लेकिन क्यू चेंज नहीं हुआ, सम उष्मीज है। सो यहाँ पे T1 था और यहाँ पे घट के T2 हुआ। सो B is P2 V2 T1 and C is P3 V3 T2। तो ये आपका एडियाबैटिक कर्व है BC। और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है, कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस में, कोई पण समोष्मी प्रोसेस में PV गामा इज इक्वल टू K। विच मीन्स नाउ अब आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V2 टू V3। V2 टू V3 क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में V2 है और बाद में मतलब एंड में V3 है, मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट और एंड का पॉइंट, फिर PdV। अब P की जगह पे मैंने क्या लिखा, P की जगह पे मैंने लिखा यहाँ पे देखो PV गामा इज इक्वल टू K, मतलब कि P इज इक्वल टू K बाय V गामा, तो P की जगह पे K बाय V गामा लिखा। ठीक है, अब 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 V गामा इज इक्वल टू V2 से V3 करो V माइनस गामा dV, मतलब कि इंटीग्रेशन V2 से V3 माइनस V माइनस गामा प्लस माइनस गामा प्लस 1, मतलब नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा आया, 1 माइनस गामा
ये बाहर के तो है, और फिर V2 और V3 की वैल्यू भी आपको डालनी पड़ेगी। तो आपका आप सॉल्व करके देखो, आपका कुछ ऐसा आएगा। अब K V3 रेज़ टू 1 माइनस गैमा। अब K क्या है? K इज़ PV गैमा, ठीक है। तो हम इस K की जगह पे P3 V3 P3 V3 लिख सकते हैं। तो P3 इंटू V3, अब ये V3 इंटू V3 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू V3 होगा वापस, या नहीं? नहीं होगा। देखो फिर से PV गैमा इज इक्वल टू K, मतलब आप K की जगह पे P3 V3 रेज़ टू गैमा लिख सकते हो। तो V3 रेज़ टू गैमा इंटू V3 रेज़ टू 1 माइनस गैमा, V3 रेज़ टू गैमा इंटू V3 रेज़ टू 1 माइनस गैमा क्या होगा? आपका होगा V3। सिर्फ V3 बचेगा, तो देखो सिर्फ V3 बचा। नेक्स्ट, अब इस K की जगह पे आप P2 इस K की जगह पे आप P2 V2 गैमा लगा के देखो। तो यहाँ पे इसकी की जगह K की जगह पे P2 V2 रेज़ टू गैमा लगा दो, तो आपका बचेगा क्या? सिर्फ P2 V2। अब आपको पता है PV इज इक्वल टू RT। अब P3 V3 की जगह पे मैंने RT2 लिखा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कर्व में बताया था कि C का क्या है? P3 V3 और T2, और B पे क्या है? P2 V2 और T1। C पे टेम्परेचर T2 है और B पे टेम्परेचर T1 है। तो P3 V3 इज इक्वल टू RT2 और P2 V2 इज इक्वल टू RT1। फिर R को कॉमन लिया और आपका कुछ ऐसा आ गया। नाउ ये आप एरिया कैसे, हाँ आप इसको भी एज किसी एरिया ऑफ एडियाबैटिक कर्व ले सकते हो। तो आप इस कर्व के इस नीचे कितना एरिया होगा? BCHGB, इतना एरिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल मतलब फिर से आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, समतापी। एंड कंप्रेशन मतलब गुजराती मीडियम वालों के लिए संकोचन। પહેલાં ગેસનું વિસ્તરણ થયું હતું, હવે ગેસનું સંકોચન થશે. The cylinder is now removed from the insulating stand and is placed on sink which is at temperature T2. The piston is now very slowly moved inward so that work is done on the gas. The temperature T tends to increase due to heat produced by compression, and since the conducting base is in contact with the sink, the heat developed passes into the sink and gas remains at constant temperature T2. The gas undergoes isothermal compression at constant temperature T2 and gives up some heat. अब आप थर्ड स्टेप में क्या करो, आपका इंसुलेटिंग स्टैंड पे आपका सिलेंडर था, उससे उठा के आप इस सिलेंडर को उठा के आप सिंक पे रख दो, ठीक है। अब आप क्या करो कि पिस्टन को अंदर की तरफ धक्का दो, तो क्या होगा कि कंप्रेशन होगा, गैसનું संकोचन થશે। जब गैस कंप्रेस होता है तो क्या होता है, इट टेंड्स टू हीट अप, उसमें हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होती है तो आपको लगेगा कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन नहीं, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी हीट जनरेट होगी ना, वो इस सिंक के अंदर फ्लो हो पाएगी, क्योंकि ये देखो कंडक्टिंग है
तो अगर ये सिलेंडर इसके ऊपर रखा है तो हीट तो फ्लो हो पाएगी ना इससे, तो हीट फ्लो होगी, ठीक है। और हीट इस तरफ फ्लो हो जाएगी, और इस टेम्परेचर T2 के ऊपर रखा है सिलेंडर, तो उसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा वर्किंग सब्सटेंस का। तो आपका कंप्रेशन हुआ लेकिन टेम्परेचर T2 कांस्टेंट रहा, मतलब कंप्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल कंप्रेशन, समतापी संकोचन। अब सी पे क्या था आपका, सी पे P3 V3 और T2। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन होने के बाद P4 V4 T2 ही रहेगा ना, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो चेंज होना नहीं है। तो P3 V3 ये, और ये P3 V3 T2, तो ये P4 V4 T2। अब सेम आइसोथर्मल के लिए जिस तरह से आपने ये वाला आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया, देखो उसी तरह का आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए है। बस यहाँ पे आपने V1 से V2 लिया, क्योंकि आपका V1 से V2 को जा रहा था, लेकिन अब आप क्या करोगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में V3 से V4 को जा रहा है, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन में V3 से V4 लिखोगे। अब सेम आपका P क्या है, P V इज इक्वल टू nRT, तो आपका 1 मोल ऑफ गैस है, तो PV इज इक्वल टू RT, P इज इक्वल टू RT बाई V। RT बाई V को आप इसमें इसकी जगह प्लेस करो तो आप और आप इंटीग्रेशन करो तो आपका इस तरह से RT2 log V4 बाई V3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि log x बाय y इज इक्वल टू माइनस log y बाय x, तो log V4 बाई V3 इज इक्वल टू माइनस log V3 बाई V4, तो हमने यही किया। और इसके अंदर एरिया क्या है, ओके, इस कर्व के अंदर का एरिया इज द वर्क डन, सो इस कर्व के अंदर का एरिया है CDFHC वापस D। अब ये आप कहोगे कि ये नेगेटिव साइन क्या है, वर्क डन कभी नेगेटिव होता है? हाँ होता है। जब नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है दैट वर्क इज डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, मतलब अगर आप बाहर से वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर वर्क करो तो वर्क की साइन नेगेटिव होती है। अगर वर्किंग सब्सटेंस खुद वर्क करे, इफ वर्क इज डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस, तो आपकी वर्क डन की साइन पॉजिटिव होती है। नाउ एडियाबैटिक कंप्रेशन, व्हाट इज एडियाबैटिक? एडियाबैटिक मतलब हीट सेम रहेगी, Q विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर घट या बढ़ सकता है लेकिन हीट Q जो है वो सेम रहेगी। कंप्रेशन मतलब संकोचन। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिंक एंड अगेन प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। The piston is slowly moved inwards so that the gas is adiabatically compressed and the temperature rises. The adiabatic compression is continued till the gas comes back to original position P1, V1 and T1, thus completing one full cycle. तो अब क्या होता है that आपका सिलेंडर यहाँ है सिंक पे, उसे उठा के आप इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा,
अब इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया तो हीट तो ट्रांसफ़र होने से रही, ठीक है। अब आप इसको फिर से कंप्रेस करिए, पिस्टन को इन्वर्ट अगर आप करेंगे तो कंप्रेशन तो होगा, लेकिन हीट अब ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। कंप्रेशन में क्या होता है, हीट जनरेट होती है। जब आप જ્યારે તમે ગેસમાં સંકોચન કરો ત્યારે એમાં ઉષ્મા જનરેટ થાય, એમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય, તો એ ઉષ્માનું શું થશે, એ ઉષ્મા પાછી स्टैंड में तो जैसे नहीं, हीट विल नॉट फ्लो इनटू द स्टैंड, तो क्या होगा, उस हीट के कारण वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कितना पहले T2 था, कम था, और बढ़ के वो वापस T1 हो जाएगा। तो ये था आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन कि P2 P4 V4, यहाँ पे है P4 V4 और T2, और यहाँ पे P1 V1 और T1। ये आपकी फिर से पूरी ओरिजिनल स्टेट आ गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। वर्क डन W4 को आप एडियाबैटिक कंप्रेशन को आप सेम जैसे ये निकाला था उसी तरह आप उसी वे में आप निकाल सकते हो। ये सारे स्टेप्स किए थे, वही सेम स्टेप्स आपको यहाँ पे करने होंगे। खाली फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन फ्रॉम V2 टू V3 किया था, क्योंकि ये प्रोसेस V2 से V3 जा रहा था। अब आप क्या करोगे, V4 से V1 जाएगा, तो आप V4 से V1 इंटीग्रेशन करोगे। देखो V4 से V1 सारे स्टेप्स आप रिपीट करो जो हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन में किए थे, और आपको W4 की वैल्यू मिल जाएगी, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस की वैल्यू मिल जाएगी। और एरिया क्या रहेगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ये इतना ADFEA। अब ये भी वर्क वापस नेगेटिव आया, विच मीन्स नेगेटिव क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। हम वर्क कर रहे हैं वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर ना। अब देखो आप W2 और W4, W2 ये है और W4 ये है, ये दोनों इक्वल है, पर देयर साइंस आर अपोजिट, सो दे कैंसल ईच अदर। मतलब W2 प्लस W4 जो है वो 0 हो जाएगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नाउ वर्क डन बाय इंजन पर साइकिल, एक साइकिल में आपका इंजन कितना वर्क करता है। अब एक साइकिल में आपका इंजन कितनी हीट एब्सॉर्ब करता है वो देखिए। आपका इंजन T1 से सोर्स से Q1 जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, और सिंक पे Q2 जितनी हीट निकाल देता है, तो Q1 माइनस Q1 लेता है और थोड़ी सी एनर्जी Q2 निकाल देता है, तो Q1 माइनस Q2 विल बी द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड इन पर साइकिल। एक साइकिल में वो Q1 माइनस Q2 हीट को एब्जॉर्ब करता है। और एक साइकिल में कितना वर्क डन होता है, एक साइकिल में वर्क डन होता है W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1 मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे वर्क डन, W2 मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन, W3 मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क डन, और W4 मतलब कि एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क डन। तो इन चारों प्रोसेस के जो वर्क है उन सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल वर्क मिलेगा। अब W2 और W4 ज़ीरो हो जाएंगे मिलके, ठीक है, अभी मैंने ऊपर समझाया। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W3। अब
फ्रॉम द ग्राफ नेट वर्क डन पर साइकिल। तो अब आप ग्राफ से वर्क डन कैसे फाइंड आउट करोगे? ये तो बात हुई कि हमने थियोरिटिकली कैसे फाइंड आउट किया। अब आप देखो कि ग्राफ से कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर आपका ऐसा ग्राफ हो तो कार्नोट साइकिल का एरिया मतलब ए बी सी डी ए, ये जो एरिया है ना, ये एरिया आपका वर्क डन दिखाएगा पूरी एक साइकिल में। अब in a cyclic process net heat absorbed is equal to net work done per cycle। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि जितनी हीट एब्सॉर्ब होती है उतना ही वर्क कर पाती है साइकिल। ठीक है, तो हीट एब्सॉर्ब क्या है आपकी Q1 माइनस Q2, और वर्क डन क्या है? वर्क डन आपका है W1 प्लस W3। अब W1 भी आपने ऊपर डिराइव किया और W3 भी आपने ऊपर डिराइव किया। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज डाल दो, आपकी इक्वेशन 4.19 आ जाएगी। अब सिंस द पॉइंट्स ए एंड डी लाई ऑन द सेम एडियाबैटिक डीए, तो अब आपको पता है दैट एडियाबैटिक प्रोसेस में टी वी गैमा माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट। टी वी गामा माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपको पता है। ठीक है, और ए और डी, आप पॉइंट ए और डी देखो, पॉइंट ए और डी एक सेम ही एडियाबैटिक पे है। ठीक है, और पॉइंट ए और डी सेम एडियाबैटिक पे है, और पॉइंट ए पे आप देखो क्या है, P1 V1 और T1, और पॉइंट डी पे क्या है, P4 V4 और T4। अब मैंने क्या कहा आपको कि एडियाबैटिक पे पी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है। सॉरी, टी एडियाबैटिक में टी वी गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट रहता है, ये एडियाबैटिक की बात है। तो ए पॉइंट है P1 V1 T1, और डी पॉइंट है P4 V4 T4। ठीक, तो इसका क्या रहेगा, T1 V1 रेस टू गैमा माइनस 1, पॉइंट ए का ये होगा। ठीक है, और पॉइंट डी का क्या होगा, टी, और T4 नहीं, एक्चुअली ये T2 है, T4 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो टेम्परेचर T2 है। तो पॉइंट डी का क्या रहेगा, T2 V2 रेस टू, और V2 नहीं V4, ये रहा, ये V4 है ना, T2 V4 रेस टू गैमा माइनस 1। और आपने देखा ये कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों पॉइंट ए और पॉइंट डी पे जो है दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दो। तो यही किया मैंने, देखो T1 V1 रेस टू गैमा माइनस 1 और T2 इंटू V4 रेस टू गैमा माइनस 1। अब आप T1 को इस तरफ ले जाइए और V4 रेस टू गैमा माइनस 1 को इस तरफ, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी। Now similarly points B and C lie on the same adiabatic BC। तो उसी तरह से अब ये देखो, पॉइंट B क्या है, P2 V2 T1, और पॉइंट C क्या है, P3 V3 T2। ठीक है, अब टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसी भी एडियाबैटिक पे। ठीक है, तो पॉइंट बी पे क्या होगा, T1 V2 रेस टू गामा माइनस 1 पॉइंट बी पे होगा, और पॉइंट सी पे क्या होगा,
सॉरी T2 V3 रेस टू गामा माइनस 1, T2 V3 रेस टू गामा माइनस 1। अब ये देखो, ये कांस्टेंट रहेगा, विच मीन्स ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दो। तो ये देखो, यही चीज़ मैंने की, मैंने उन दोनों को इक्वेट कर दिया। और फिर T1/T2 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ। अब देखो, इक्वेशन 4.20 और 4.21 को कंपेयर करो। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो दिस इज इक्वल टू दिस। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4। सो नेट वर्क डन इज इक्वल टू, नाउ नेट वर्क डन, अब इस इक्वेशन में आ जाओ। अब V3/V4 इज इक्वल टू V2/V1। देखो यहाँ पे V3/V4 है ना, उसकी जगह पे आप क्या पुट कर दो, V3/V4 की जगह पे V2/V1 पुट कर दो। यहाँ पे इसकी जगह पे V2/V1 पुट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करो कि R सेम है दोनों टर्म्स में, और log V2/V1 भी सेम है दोनों टर्म्स में। बचा क्या, सिर्फ ब्रैकेट में T1 माइनस T2। तो आप कुछ इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हो ना। एफिशिएंसी, अब आपको एफिशिएंसी क्या है पता है। एफिशिएंसी इज नथिंग बट एफिशिएंसी इज Q1 माइनस Q2/Q1। ये आपने स्टार्टिंग में देखा है, ये है आपकी एफिशिएंसी Q1 माइनस Q2/Q1। अब Q1 माइनस Q2 की वैल्यू है आपके पास, ये रही। और Q1 कितना रहेगा, Q1 की वैल्यू भी है आपके पास, ये रहा। Q1 की वैल्यू भी है आपके पास, देखो ये। तो आप ये सारी वैल्यूज पुट करो और सिंप्लीफाई करो, तो आपको एफिशिएंसी T1 माइनस T2/T1 मिलेगा। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, अब एफिशिएंसी सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस T2/T1। तो अब एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, एफिशिएंसी मैक्सिमम मतलब कि एक एफिशिएंसी 1, या फिर आप परसेंटेज में बोलो तो 100% कब हो पाएगी, तब जब ये ज़ीरो होगा, T2/T1 ज़ीरो होगा, तो ही तो आपकी एफिशिएंसी 1 या 100% हो पाएगी। तो T2/T1 ज़ीरो कब हो पाएगा, या तो T2 ज़ीरो हो या तो T1 इनफाइनाइट हो, विच मीन्स या तो सिंक आपका 0 डिग्रीज पे हो, या तो आपका सोर्स इनफाइनाइट टेम्परेचर में हो, तब भी जाके आपकी एफिशिएंसी 100% हो पाएगी, वरना आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो पाएगी। सो सिंक एब्सोल्युटली ज़ीरो और सोर्स इनफाइनाइट टेम्परेचर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, विच मीन्स कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। और जब T1 और T2 सेम हो जाए तो क्या होगा, T2/T1 इज़ 1, मतलब T2 और T1 1 हो जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0। एफिशिएंसी 0 मतलब आपका कोई वर्क हो ही नहीं पाएगा। इंजन डज नॉट वर्क व्हेन T1 इज इक्वल टू T2। इफेक्टिव वेज टू इंक्रीज एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी जो है वो 100% तो नहीं हो सकती, पर हमें चाहिए कि आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए
एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपकी T2/T1 की वैल्यू कम होनी चाहिए। T2/T1 कम होगा तब एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो T2/T1 कम होना चाहिए। T2/T1 को कम करने के लिए दो रास्ते हैं। पहला तो ये है कि आपका T2 आप जितना कम हो सके उतना करो। एब्सोल्युटली ज़ीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन एज लो एज पॉसिबल, जितना कम पॉसिबल हो, जितना बन पड़े उतना कम। और T2 जितना बन पड़े उतना कम, और T1 आप जितना बन पड़े उतना ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा, T2/T1 कम हो जाएगा, और T2/T1 कम होगा तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। अब कार्नोट इंजन जो है वो इट्स अ परफेक्टली रिवर्सिबल साइकिल, मतलब कि रिवर्सिबल है ना। हीट इंजन में क्या होता है, हीट इंजन में आपका जो है वर्किंग सब्सटेंस वो हायर टेम्परेचर T1 से हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर कुछ वर्क करता है, और लोअर टेम्परेचर पे वो हीट को लोअर टेम्परेचर के सिंक में वो हीट को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, ये है आपका हीट इंजन। अब इसका एकदम रिवर्स पॉसिबल है। रिवर्स क्या है, देखो फिर से देखो, हीट इंजन में क्या होता है कि आपका वर्किंग सब्सटेंस जो है अब वो हायर टेम्परेचर T1 से हीट को लेता है, कुछ वर्क करता है, और लोअर टेम्परेचर T2 पे वो हीट को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा पॉसिबल है। बिल्कुल उल्टा क्या, कि आपका वर्किंग सब्सटेंस जो है वो लोअर टेम्परेचर से हीट को ले, फिर उसके ऊपर वर्क हो, और हायर टेम्परेचर के सोर्स पे वो हीट को रिजेक्ट करे। ये है इसे आप रेफ्रिजरेटर कहोगे। तो हीट इंजन का एकदम रिवर्स हुआ रेफ्रिजरेटर। तो यही चीज़ है, देखो व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड एज रेफ्रिजरेटर, वो Q2 को एब्जॉर्ब करता है सिंक में से मतलब लोअर टेम्परेचर से वो हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके ऊपर वर्क किया जाता है, बाहर से आप उसके ऊपर वर्क करते हो, और फिर then the heat is rejected at higher temperature, फिर हायर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको कोई पूछे व्हाट इज एक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो ये लिखो कि हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर हीट flows from body at lower temperature to body at higher temperature with the help of external work done on working substance. This action is that of refrigerator. इससे आप रेफ्रिजरेटर का एक्शन कहेंगे कि आपका लोअर टेम्परेचर से हीट हायर टेम्परेचर पे जाए, जब आपके वर्किंग सब्सटेंस पे वर्क हो रहा हो तब। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे एफिशिएंसी थी वैसे हीट इंजन की एफिशिएंसी थी, वैसे आप इसका रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज Q2/W। Q2 क्या है, Q2 है कि कितनी आपने सिंक से कोल्डर सरफेस से हीट एब्जॉर्ब की, और W क्या है कि कितना एक्सटर्नल वर्क किया गया है, और वर्क क्या है आपका Q1 - Q2। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज Q2/Q1 - Q2। देखो एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ये P देखो ये 100 से ज़्यादा हो सकता है। क्यों, क्योंकि Q2 जो है वो हमेशा Q1 - Q2 से तो ज़्यादा रहेगा ही। देखो एक एग्जांपल भी है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का।
जिसमें वो 100% है। एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो आपने देखा हीट इंजन में एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन रेफ्रिजरेटर में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 100% से ज़्यादा हो सकता है।